वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्राचीन इतिहास बीए सेकंड सेमेस्टर के लिखित मॉडल पेपर के बारे में आज के वीडियो के अंतर्गत चर्चा की जाएगी, जो कि बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए एक प्रकार से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा यह वीडियो, यानी कि यह मॉडल पेपर आप लोगों के लिए परीक्षा की एक प्रकार से नवीनता की दृष्टि से जिस प्रकार से आपकी परीक्षा में यानी एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, उनको एक प्रकार से ध्यान में रखते हुए हमने इस जो है मॉडल पेपर को संजोने का कार्य किया है। तो आपको कहीं से कुछ जो है सोचने और समझने की आवश्यकता या भटकने की आवश्यकता अब नहीं है कि आप ज़्यादा दिमाग लगाएं कैसे प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं वो आप लोगों के लिए कार्य कर रहा हूँ। बस आप लोगों का एक ही काम है, आप लोगों को बस वीडियोज़ देखना है लगातार। ओके, जितनी वीडियोज़ हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जा रही हैं हर एक सब्जेक्ट की, आप सभी सब्जेक्ट की वीडियोज़ जरूर देखिए। जो भी आपका सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट का चैनल मतलब कि इस चैनल पर आप देख सकते हैं सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में मध्यकालीन इतिहास का अवेलेबल हो चुका है। प्राचीन इतिहास का आज के वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे। कल मध्यकालीन इतिहास का हुआ था, आज सुबह अभी साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का चल रहा था। अभी आप जो है रात के 8 बजे से आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी क्लास हो रही थी, क्या बोलते हैं, होम साइंस की, गृह विज्ञान की। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि तमाम प्रकार के मॉडल पेपर हो गए। इसके अलावा हिंदी साहित्य का हो गया। इन सभी पर मैंने जो है विस्तार से चर्चा करी है। और कल सोशियोलॉजी की क्लास लगा देंगे। कल सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर, हालांकि सोशियोलॉजी का एक मॉडल पेपर पहले से अवेलेबल लिखित वाला, ऑब्जेक्टिव के 2-3 मॉडल पेपर अवेलेबल है, लेकिन फिर से मैं लगा दूंगा ताकि आपको लगभग 5-5 मॉडल पेपर दे दूं मैं, और आप उसी को एक प्रकार से क्रमबद्धता के साथ जो है देखने का प्रयास करेंगे। और अंत समय परीक्षा के उन्हीं पाँचों का एक प्रकार से आप जो है एग्जाम के टाइम के हिसाब से आप बैठ करके और उसको हल करेंगे। अगर इन प्रश्नों को बैठ करके विस्तार से, जितने समय का पेपर, जैसे 3 घंटे का पेपर हो तो 3 घंटे में इस पेपर को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपको एक भी एग्जाम में प्रश्न ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपका छूट जाए। मैनेजमेंट भी हो जाएगा टाइम का भी, और एक प्रकार से आपको लिखने की भी शैली डेवलप हो जाएगी, और कितने समय में कौन से प्रश्न करने हैं, कितने पेज में लिखने हैं, ये सब भी मालूम चल जाएगा। तो आप लोग जो है इसका प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए, सॉल्व मॉडल पेपर होगा यह 2022 की परीक्षा की दृष्टि से। अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव वाले भी छात्र छात्राएं लाभान्वित हो सकेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो डाटा बताऊंगा, जो जानकारी आपको मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप ऑब्जेक्टिव की, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आ रहा है तो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया हमने, तो आप देख लीजिएगा उसको। तो बीए सेकंड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास एंड एंशिएंट हिस्ट्री का ये एक प्रकार से मॉडल पेपर है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। आपके पेपर का नाम है, आपके पेपर का क्या नाम है, भारत का राजनीतिक इतिहास यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक का जो समय काल है इसके बारे में हमको पढ़ना है, यानी कि 647 बीसी टू 647 एडी तक। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी आपको लगभग और लगभग आप देखेंगे 1000 साल का इतिहास पढ़ना है, 600 बीसी टू लेकर के, यानी 600 साल जो है ईसा मसीह के जन्म के पहले का, 1200 साल के आसपास तक, और 647 यानी 1250 साल के आसपास तक आपको पढ़ना पड़ेगा इतिहास इसके बारे में। हालांकि जो बीसी वाला है उसमें ज़्यादा कुछ खास पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे अभी इसमें तमाम प्रकार के जो प्रश्न हैं मैं उनको समझाने का प्रयास करूंगा। सिलेबस आप लोगों को मिला कि नहीं मिला? सिलेबस अगर नहीं मिला तो सिलेबस मैं उपलब्ध करवा दूंगा। सिलेबस वैसे तो आपको मिल गया होगा, सिलेबस के अंतर्गत आपको पढ़ना है। सिलेबस मैंने बता दिया होगा, अगर नहीं बताया होगा तो मैं बता दूंगा। जैसा आप देखिए प्ले लिस्ट में वीडियो अगर होगी तो मैंने सिलेबस अवेलेबल, वैसे सिलेबस मैंने बहुत पहले इसका बता दिया था, आप लोगों को पता ही होगा। ओके, तो सिलेबस एक बार देख लीजिएगा अपना। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया। चले देखते हैं किस प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे और कैसे कैसे उन प्रश्नों के उत्तर को लिखना कैसे है। ये तमाम प्रकार की शैली को आपको बताने का प्रयास रहेगा। देखिए, बीए प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा आप लोगों ने दी होगी, अच्छे अंक आए होंगे। तो कुछ भी यूनिवर्सिटी के भी रिजल्ट ही नहीं आए हैं, जल्द ही आएंगे उनके रिजल्ट। तो बीए प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास, भारत का राजनीतिक इतिहास पढ़ना है आपको, 600 बीसी टू लेकर के 647 एडी तक, यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है 600 बीसी से लेकर के 600 एडी तक का जो समय काल इसी के बारे में पढ़ना है। बीसी माने होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक का समय काल। ओके, चलिए, सबसे पहले आपको पेपर में क्या मिलेगा भाई, खंड आ मिलेगा।
खंड आ से ऊपर आपको लिखा रहता है कि जो है सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए, और एक प्रकार से प्रत्येक प्रश्न का अंक उसके जो है दाहिनी तरफ लिखा हुआ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है आपको। तो उसको सभी पर आपको ध्यान देना परम आवश्यक है, चूँकि क्या होता है कि निर्देश जो होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से देगा। और यहाँ पर मैंने एक प्रकार से आपको कोई भी यूनिवर्सिटी, यानी कि ये आल यूनिवर्सिटी के लिए मैं बता रहा हूँ, चूँकि आप देखेंगे इसमें हम 10 अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यहीं से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, चाहे आपके यूनिवर्सिटी में 8 प्रश्न आ रहे हों, चाहे और प्रश्न आ रहे हों। इसके अलावा यहाँ पर हम 8 जो है लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे, जिनमें से केवल 5 करने होते हैं, और इसके अलावा 5 हम दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को इसमें रखे हैं, जिनमें से केवल आपको 2 प्रश्नों को करना होता है। तो हम इन सभी चीज़ों पर चर्चा करते रहेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हम पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को कैसे लिखना है, कैसे समझना है, इसको बताएंगे। उसके बाद में लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय समय बचता है तो ओके। चलिए, तो खंड आ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको एक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको 50 शब्द जो है मैक्सिमम लिखना होता है, और सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखने होते हैं, यानी कि सभी प्रश्न अनिवार्य होता है। ओके, यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न आपके समक्ष है। पहला प्रश्न आप देखिए रोमन शैली में लिखा हुआ है 1 2 3 इस प्रकार से। तो ये सारे के सारे पहले के ही भाग हैं, और इसको आपको लिखना पड़ेगा। सभी प्रश्न के उत्तर को आपको देना है 50-50 शब्दों में। चले, तो अब बिल्कुल भी इधर उधर की बात नहीं होने वाली है। बस अब आप जो है बहुत ही ध्यान से और अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल लीजिएगा और बड़े ही आसानी से समझिएगा हर एक मुद्दे को। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले से, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। ओके, चले, पहला प्रश्न आपके समक्ष है, कालिदास कौन थे? कालिदास कौन थे भैया? कालिदास की अगर बात की जाए तो कालिदास को कौन नहीं जानता है। भारतीय इतिहास की अगर बात की जाए, भारतीय प्राचीन साहित्य में देखा जाए तो कालिदास का एक प्रकार से बहुत ही अच्छा योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कालिदास जो थे मेरे प्यारे दोस्तों, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हुए हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में उन्होंने, चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य हैं, इन्होंने नवरत्न बनाया था। क्या बनाया था? नवरत्न बनाया हुआ था। जैसे अकबर का नवरत्न था, तो अकबर का नवरत्न बाद में आया, इन्हीं का एक प्रकार से देखा जो जोखा है, मतलब इन्हीं का एक प्रकार से नकल है वो। लेकिन जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, उन्होंने अपने दरबार में नवरत्न बैठाए थे। नवरत्न माने होता है बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, तो उसी इंपॉर्टेंट व्यक्तियों में, नवरत्नों में से एक थे कौन? कालिदास। आपके कालिदास को आदि कवि भी कहा जाता है, और कालिदास भारत ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य की अनुपम विभूति मानी जाती है। तो कैसे? भारतीय साहित्य की नहीं, आप देखेंगे मेघदूत जैसी रचना किसकी है? कालिदास की है। अभिज्ञान शकुंतलम रचना किसकी? कालिदास की है। ओके, इसके अलावा विक्रमोर्वशीयम रचना किसकी है? इन्हीं की है। तो ये संस्कृत के अद्वितीय नाटककार के रूप में हैं, कवि भी हैं। एक जो है संस्कृत में पद्य में भी गद्य में भी रचनाएं लिखा करते हैं, यानी नाटक भी लिखते हैं और कविताएं भी लिखते हैं संस्कृत भाषा में। और कालिदास के मुख्य रूप से अगर हम बताएं आपको, तो कालिदास महाराज के कितने हैं भाई? कालिदास महाराज की अगर हम बात करें, कालिदास महाराज की अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो कालिदास महाराज की जो है जो रचनाएं हैं उनकी संख्या कितनी भैया? कालिदास महाराज की जो रचनाएं हैं इनकी संख्या की अगर बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी है? 7 है। कितनी संख्या भैया? 7 है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, यानी 7 रचनाएं इनकी फेमस हैं। पहली है आपकी कौन? पहली रचना कुमार संभवम, लिख लीजिएगा, कुमार संभव या कुमार संभवम। दूसरी रचना कौन सी है? रघुवंश। ओके, दूसरी रचना कौन सी है? रघुवंश। रघुवंश क्या है? एक महाकाव्य है। रघुवंशम या रघुवंश क्या है? एक महाकाव्य है। तीसरी रचना इनकी कौन सी है? अभिज्ञान शकुंतलम। कौन सी रचना? अभिज्ञान शकुंतलम, बड़ी फेमस रचना है। चौथी रचना कौन सी है? विक्रमोर्वशीयम। कौन सी रचना? विक्रमोर्वशीयम। पांचवी रचना कालिदास की कौन सी है? कौन सी भाई? मालविकाग्नि मित्रम। क्या? माल जो है मालविकाग्नि मित्र या मित्रम, ये एक नाटक है मालविकाग्नि मित्र। ओके, इसके अलावा इनकी एक जो सबसे फेमस रचना मानी जाती है मेघदूत, यानी इन्होंने बादलों को दूत बना करके भेजा। आप सोचो मेघदूत, तो ये रचना इनकी बड़ी फेमस है। और इसके अलावा ऋतु संहार इनकी एक गीत काव्य है, ऋतु संहार। तो ये 7 जो हैं इनकी रचनाएं हैं जो कि मैंने आपको बताई यहाँ पर। तो कालिदास के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। कालिदास की बात की जाए तो इसके अलावा कालिदास के और भी अनेक ग्रंथ बताए गए हैं, लेकिन आप देखेंगे जैसे कि रामायण और महाभारत से महाकाव्य की जिन काव्य परंपरा का प्रारंभ हो चुका था, कालिदास की लेखनी ने उसे चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया। और रघुवंश में आप देखेंगे, रघुवंश जो इनका एक महाकाव्य है, उस रघुवंश महाकाव्य में रघु की जो दिग्विजय है उन दिग्विजयों के बारे में बताया गया है।
रघु कौन थे? भगवान जो श्री राम हैं इनके वंशज हैं, यानी कि इनके पूर्वज रहे हैं, सॉरी वंशज बोल दिया, इनके पूर्वज रहे हैं। तो उन्हीं कहते नहीं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो रघु एक राजा थे, बड़े प्रतापी राजा थे, तो उन्हीं की विजयों के बारे में इसमें बताया गया है। और रघुवंश महाकाव्य में आप देखेंगे तो कालिदास ने भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता का आदर्श हमारे समक्ष रखा है, और इसके साथ ही साथ आदर्श राजा के क्या लक्षण होते हैं उसको भी इस ग्रंथ में इन्होंने, इस महाकाव्य में बताने का प्रयास किया कालिदास ने। और कालिदास की बात की जाए तो ये तमाम सारे इनके जो अन्य ग्रंथ हैं, जैसे कि बाकी 6 ग्रंथ जो है रघुवंश के अलावा, ये सब भी ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और इसीलिए कालिदास जो होते हैं इतिहास में भी फेमस है, और इतिहास में भी इनका अध्ययन हमको करना पड़ता है। समझ में आगे बातें? तो कालिदास के बारे में चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। इतना है। अब देखिए लघुत्तरीय में भी ये प्रश्न पूछा था तो आप आसानी से इसके बारे में बता देते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, बौद्ध काल के महाजनपदों के नाम लिखिए। बौद्ध काल के महाजनपदों के नाम लिखिए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बौद्ध काल के महाजनपद बताएं। वैसे महाजनपद की अगर बात की जाए तो लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का जो युग है, ये भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद के काल के नाम से, यानी महाजनपद काल के इतिहास के नाम से जाना जाता है ऐतिहासिक काल में। और संपूर्ण देश में आप देखेंगे तो एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक जो जनपद हैं उनका फैलाव एक प्रकार से जाल सा फैला हुआ था, और एक प्रकार से जनपद जो हुआ करते थे सांस्कृतिक और राजनीतिक, इसके अलावा आर्थिक जीवन की इकाई बन चुके थे। और इसी बात का विवरण जो है बौद्ध काल में आप देखेंगे, खास करके जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें महाजनपदों के नामों का उल्लेख मिलता है। तो जो बौद्ध ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में आप देखेंगे, जैसे बौद्ध ग्रंथ है एक, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय की अगर खास की बात की जाए, अंगुत्तर निकाय, तो अंगुत्तर निकाय जो होता है इसमें बौद्धकालीन महाजनपदों के बारे में वर्णन मिलता है। और बौद्ध काल में कितने महाजनपद बताए गए हैं? 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। कितने महाजनपदों का भैया? 16 महाजनपदों का वर्णन जो है बौद्धों के धर्म ग्रंथों में मिलता है। और उत्तर भारत में अपनी सर्वोच्च सत्ता के लिए प्रयत्नशील जो रहे 16 महाजनपद, उन्हीं के बारे में जो है वर्णन मिलता है। अच्छा, 16 महाजनपद वो कौन कौन थे? आपके मन में प्रश्न जरूर उठ रहा होगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओके, महासंग्राम वीडियो देखिएगा तो उसमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर को लिखित रूप में मैंने बता दिया है, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा महासंग्राम वीडियो के। तो जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसकी बात की तो 16 महाजनपदों के बारे में बात की गई। पहला महाजनपद कौन सा हो गया आपका? अंग। कौन सा महाजनपद हो गया भैया? अंग। ओके, दूसरा महाजनपद कौन सा है? मगध। कौन सा महाजनपद है भाई? मगध। ओके, तीसरा महाजनपद कौन सा है आपका? काशी। कौन सा महाजनपद है भैया? काशी। चौथा महाजनपद कौन सा है आपका? कौशल। काशी के बाद में कौन सा हो गया आपका? कौशल। ठीक है, इसके अलावा कौशल के बाद में और क्या हो गया? पांचवा लिख लीजिएगा वज्जी। लिखेंगे सभी लोग हमारे साथ, लिखिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। वज्जी, वज्जी एक भी ये भी महाजनपद है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा छठवा कौन सा हो गया? मल्ल। ये भी एक महाजनपद ही है, मल्ल। ओके, इसके अलावा बात की जाए मल्ल के अलावा आप देखेंगे सातवां जो है उसका नाम क्या है? चेदी। चेदी महाजनपद, ये भी एक महाजनपद है। ओके, चेदी। ओके, और आपका आठवां होता है वत्स। ओके, वत्स भी एक क्या है? महाजनपद ही है। इसके अलावा नौवां लिख लीजिएगा कुरु। ठीक है, क्या लिखेंगे? कुरु। और 10वां लिख लीजिएगा कौन सा भाई? पंचाल। 10वां क्या लिखेंगे? पंचाल लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? पंचाल लिखेंगे। इसके अलावा पांचाल। ओके, इसके अलावा आप जो है 11वां क्या लिखेंगे? मत्स्य। क्या लिखेंगे? मत्स्य। ओके, मत्स्य हो गया। इसके अलावा 12वां आप लिख लीजिएगा सूरसेन महाजनपद। कौन सा? सूरसेन महाजनपद, ये भी एक महाजनपद था। इसके अलावा जो है 12 हो गए आपके। 13वां में आप लिख लीजिएगा असमक। असमक भी क्या है? एक महाजनपद ही है। असमक महाजनपद हो गया। 14वां हो गया आपका अवंती, सभी ने सुना होगा नाम, अवंती। अवंती हो गया आपका 14वां। 15वां हो गया आपका गंधार, और 16वां हो गया कंबोज। 15वां कौन सा हो गया? गंधार, और 16वां का नाम लिख लीजिएगा कौन सा है? कंबोज। तो ये सब क्या है भैया? ये सब आपके क्या है भाई? ये सब आपके महाजनपद थे जो कि बौद्ध काल के बारे में, यानी बौद्ध काल के महाजनपद कहे जाते हैं। खास करके बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इन सभी महाजनपदों का वर्णन मिलता है। कौशल महाजनपद की बात की जाए तो ये आधुनिक अवध का क्षेत्र है। इसमें आप देखेंगे इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल साम्राज्य सरयू नदी द्वारा 2 भागों में बढ़ जाता है, एक तो उत्तरी कौशल और एक दक्षिणी कौशल।
और उत्तरी भाग जो है इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और जो दक्षिणी भाग होता है इसकी राजधानी कुशावती थी। तो उसके उस पार देखेंगे तो गोंडा पड़ेगा, गोंडा के बगल में बहराइच, बहराइच के बगल में इधर देखेंगे बलरामपुर, और इसी के बगल बीच में श्रावस्ती पड़ता है। तो राजधानी थी। चूँकि सरयू के उस पार वाला कौशल होता था वह उत्तरी कौशल, और सरयू की नदी के इस पार वाला दक्षिणी कौशल, खास करके आप देखेंगे। इसी प्रकार से तमाम सारे जो है ये थे, मैं चर्चा कर लूँगा इन सभी गणराज्यों पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष है, तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, अर्थशास्त्र एवं इंडिका के बारे में बताइए। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र की पुस्तक है कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। किसकी पुस्तक है? कौटिल्य, यानी चाणक्य ने लिखा है। कौन सी पुस्तक? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की बात की जाए तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, यानी कि जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक है, इसकी बारे में अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से राजनीतिक पुस्तक है। इसमें आप देखेंगे तो जो मौर्य काल है उसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य की बात की है तो कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। इनका एक और नाम है चाणक्य का, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इनका एक और नाम है, इसी के नाम से विख्यात हैं। और चाणक्य के वंश का प्रारंभिक जीवन के संबंध में हमारी जानकारी नहीं है उतनी ज़्यादा कि इनके प्रारंभिक वंश कौन से रहे होंगे, लेकिन भी ये जो थे तक्षशिला के पास रहने वाले एक ब्राह्मण थे, और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था उसी में राजनीति के प्रोफेसर यानी प्राध्यापक थे उस समय। ओके, और इनकी एक पुस्तक है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जिनको एक छोटे से बच्चे होते हैं, इनको उठा करके और एक मगध साम्राज्य का एक प्रकार से पूरा जो है राज्य देते हैं, अखंड भारत का एक प्रकार से सपना इनका साकार होता है। तो ये काम कौटिल्य के ही नीतियों के द्वारा हो सका था, और चंद्रगुप्त मौर्य की शासन विधि का प्रतिपादन किया इन्होंने इस पुस्तक में। इसमें आप देखेंगे इस पुस्तक में लगभग 15 भागों के बारे में बताया गया। 15 भाग, 180 उपभाग हैं, और 6000 श्लोकों के बारे में इसमें मेंशन है। जो है चंद्रगुप्त की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, यानी कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, इसमें कितने आप देखेंगे क्या क्या है भाई। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसमें कई प्रकार की चीज़ें का मेंशन है। तो इसके बारे में आप लोगों ने आपके बारे में समझ में आ गई, चीज़ें क्लियर हो गई, बातें। आगे बढ़ा जाए भाई। तो कौटिल्य वही हैं। तो कौटिल्य के बारे में तो आप देखेंगे इस पुस्तक में राजनीति के बारे में, प्रशासन के बारे में, और वैधानिक जो विषय हैं इसके बारे में खूब अच्छे तरीके से जानकारी देने का प्रयास कौटिल्य ने यानी चाणक्य महोदय ने किया है। अगली जो रचना है ये भी मौर्यकालीन के ही समकालीन है, और मौर्य काल की जानकारी देती है। और मौर्य काल के बारे में आप देखेंगे तो ये इंडिका पुस्तक है। इंडिका पुस्तक जो है इसको लिखा किसने है? इसके लेखक है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो हैं ये जो विदेशी हैं। और मेगस्थनीज की बात की जाए, मेगस्थनीज वैसे आराकोसिया के क्षत्रप सीवी टर्सियस के साथ रहता था, और वहाँ से वह सेल्यूकस निकेटर जो था, जो कि सिकंदर था उसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसके द्वारा अपना राजदूत बना करके सेल्यूकस ने, जब उसकी मृत्यु हो जाती तो सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में पाटलिपुत्र भेजा था। और वह एक प्रकार से यूनानी राजदूत था, जो ये था मेगस्थनीज। ओके, सेल्यूकस जो था उस पर चंद्रगुप्त की विजय के पश्चात भारत आया था, और क्या हुआ था कि वह बहुत समय तक चंद्रगुप्त की राजसभा में रहा। भारत में रह करके उसने जो कुछ भी देखा और जो कुछ भी सुना, उसने अपनी पुस्तक जो इंडिका है उसमें मेगस्थनीज ने सारी बातों का मेंशन किया। तो ये ऐतिहासिक दृष्टि से इंडिका जो पुस्तक है ये भारत की राजनीतिक और एक प्रकार से उस समय की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इंडिका पुस्तक की बात की जाए तो इसकी बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये रहते थे, जो कि मेगस्थनीज, और चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी वो जो सेल्यूकस निकेटर है इसकी एक प्रकार से लड़की होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वो यहाँ पर आता राजदूत बन करके कि सारी चीज़ें कैसी हैं, किस तरीके से हो रही हैं, और भारत में रह करके उसने जो देखा जो सुना उसने इस पुस्तक में लिखने का प्रयास किया। और यह पुस्तक आज उपलब्ध नहीं है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये भी आप मेंशन कर सकते हो इसमें। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न है, शुंग वंश के इतिहास की जानकारी किसने मतलब कि किनसे मिलती है? शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी किनसे मिलती है भाई, बताने का प्रयास करेंगे। शुंग वंश के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है हमको? तो शुंग वंश का जो इतिहास है इसके बारे में अगर बात की जाए, शुंग जो थे इनकी बात की जाए तो हर्ष में शुंगों को अनार्य बताया है। हर चरित्र जो पुस्तक है बाणभट्ट की उसमें जो है शुंगों को क्या बताया गया? अनार्य, यानी कि ये आर्य नहीं थे। हर प्रसाद शास्त्री शुंगों को पारसी बताते हैं, जबकि दिव्यावदान जो हैं
उन ग्रंथों में आप देखेंगे तो शुंगों को मौर्य भरद्वाज गोत्रीय बताया गया है। जो एक प्रकार से जो है मालविकाग्नि मित्र जो है मित्रम जो रचना है कालिदास की, उस रचना में आप देखेंगे तो शुंगों को ब्राह्मण बताया गया है। इस प्रकार से आप देखेंगे शुंग वंश के वैसे अंतिम सम्राट जो हुए बृहद्रथ हुए हैं, उनकी हत्या करके आप मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट हुआ था कौन हुआ था? बृहद्रथ। और इसी बृहद्रथ की हत्या करके उसका सेनापति ही था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो था वो क्या था? वो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ का क्या था? सेनापति था। और इसी ने पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में एक नवीन राजवंश की स्थापना करता है अपने राजा को मार करके। वो भारतीय इतिहास में इसी वंश को हम शुंग वंश के नाम से जो है जानते हैं। तो ये जो बृहद्रथ है इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की है। इसकी तो जो है शुंग वंश की। और शुंग वंश के इतिहास के बारे में जो हमें ज्ञान मिलता है कहाँ कहाँ से मिलता है भैया? सबसे पहली बात तो शुंग वंश के बारे में हमको ज्ञान हर्षचरित से मिलता है। हर्षचरित क्या है? हर्षचरित जो है बाणभट्ट एक व्यक्ति हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है, हिंदी साहित्य में पढ़ा जाता है उसको। हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट ने स्वयं लिखी है। हर्ष के जीवन के समय की जो जितनी भी घटनाएं हो रही थी इसमें लिखी गई है। तो हर्षचरित में शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक और पुस्तक है महामात्य। महामात्य जो पुस्तक है, महामात्य बोला, महाभाष्य। महाभाष्य जो पुस्तक है किसकी है? महाभाष्य पुस्तक किसकी है? पतंजलि की है। पतंजलि की महाभाष्य पुस्तक में शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यही तो पूछा गया इतिहास की जानकारी किन से मिलती है, तो इन्हीं पुस्तकों से मिलती है। तीसरी पुस्तक का नाम लिख लीजिएगा जो कालिदास की पुस्तक है, मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम, ओके, मालविकाग्नि मित्रम, ओके। तो ये एक प्रकार से किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है कालिदास की, इसमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा तारानाथ के कुछ वृत्तांत हैं। तारानाथ के वृत्तांत में आप देखेंगे तो इस मतलब कि शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जैन विद्वान थे केसवली। जैन विद्वान कौन है? केसवली। और इनके भी विवरण में आप देखेंगे, इनका जो वितरण है या विवरण जो दिया है इन्होंने, इनके विवरण में भी मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो बोधायन रहे हैं, बोधायन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बोधायन गृह सूत्र भी एक है। तो बोधायन जी जो थे उन्होंने, उनकी एक पुस्तक है आप देखेंगे स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र में आप देखेंगे तो शुंग वंश के इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलती है। इसके अलावा मनु स्मृति, मनु स्मृति जो है, मनु स्मृति में भी आप देखेंगे तो मनु स्मृति में भी आप देखिएगा, और दिव्यावदान, इन सभी में मनु स्मृति और दिव्यावदान में भी, इन सभी ग्रंथों में आप देखेंगे तो मिलता है। इसके अलावा अयोध्या का अभिलेख भी कहीं न कहीं पे शुंग वंश की पर्याप्त जानकारी देने में सक्षम है। तो शुंग वंश के इतिहास के बारे में अयोध्या के अभिलेख से भी जानकारी मिलती है, मनु स्मृति से जानकारी मिलती है, दिव्यावदान से जानकारी मिलती है, स्रोत सूत्र से मिलती है जानकारी, मालविकाग्नि मित्रम से मिलती है, तारानाथ के वृत्तांत से जानकारी मिलती है, जैन विद्वान केसवली के वितरण से मिलती है। इसके अलावा महाभाष्य से मिलती है जो पतंजलि की रचना है, और हर्षचरित जो कि बाणभट्ट की रचना है, इनसे मिलती है। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों से हमको किसके बारे में पता चलता है? शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, क्लियर हो गई बातें? आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। पांचवा प्रश्न आपके समक्ष है, कनिष्क के दरबार में प्रमुख विद्वानों के नाम, कनिष्क के दरबार में थे उनके विद्वान जो थे कनिष्क के दरबार के, उन प्रमुख विद्वानों के नाम बताइए। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि कनिष्क के दरबार में प्रमुख विद्वान जो थे उन विद्वानों के नाम बताइए। ओके, तो कनिष्क के दरबार में कौन कौन से प्रमुख विद्वान थे भैया? देखें तो आप देखें कनिष्क जो था, कनिष्क की बात की जाए तो कनिष्क जो था ये जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुई थी तो उसका आयोजन जो करने वाला था ये कनिष्क ही था। और ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है, बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, ये इसके समय काल में ही इसका उदय होता है। और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिक्षुओं को मध्य एशिया, तिब्बत, चीन और जापान में भेजा ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार करें ये लोग। कश्मीर में कनिष्कपुर नगर की स्थापना करी। कला और साहित्य के क्षेत्र में भी एक प्रकार से कनिष्क का बड़ा अच्छा योगदान रहा है। तो इस प्रकार से इसने क्या किया, आप देखेंगे कि इसने जो है पुरुषपुर को जो है उसने सुंदर इमारतों से सुशोभित करवाया, और वहाँ पर उसने क्या किया, 13 मंजिल का एक स्तंभ भी बनवाया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बिहार का स्तूप, बिहार हो गया, तमाम सारे बिहारों का निर्माण करवाया, तमाम सारे स्तूपों का निर्माण इसने करवाया, भवनों का निर्माण करवाया, प्रस्तर मूर्तियों का निर्माण करवाया, जो पत्थर से बनी मूर्तियाँ होती हैं उन्हीं को प्रस्तर मूर्तियाँ कहते हैं। तो उन सभी का निर्माण करवाया किसने? कनिष्क ने। ओके,
कनिष्क के दरबार में विद्वानों की अगर बात की जाए तो ये कला और साहित्य इन सभी लोगों की इज्जत करता था बहुत ज़्यादा। और इसके अगर आप देखेंगे विद्वानों में तो जैसे पार्श नामक विद्वान जो हैं, पार्श विद्वान इनके दरबार के थे। इसके अलावा वसुमित्र जो हैं, वसुमित्र भी एक प्रकार से बड़े फेमस विद्वान हैं, वसुमित्र भी इन्हीं के दरबार में थे। इसके अलावा अश्वघोष जी, कौन? अश्वघोष भी इन्हीं के दरबार के ही हैं विद्वान। इसके अलावा आप देखेंगे सबसे फेमस और एक प्रकार से रसायन शास्त्र ज्ञाता नागार्जुन महोदय जो हैं ये भी इन्हीं के दरबार के ही हैं। इसके अलावा चरक संहिता आप लोगों ने सुना होगा, तो चरक जो मुनि हैं, चरक जो विद्वान हैं, ये भी इन्हीं के दरबार के ही विद्वान हैं। अश्वघोष की बात की जाए तो अश्वघोष जो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया था? बुद्ध चरित्र नामक एक बौद्ध ग्रंथ का जो है रचना की, जो कि एक प्रकार से प्रसिद्ध महाकाव्य है। और इसके अलावा आप देखेंगे सरिये पुत्र प्रकरण नामक नाटक भी लिखा अश्वघोष ने। नागार्जुन ने माध्यमिक, काशिक और प्रज्ञा पारमिता सूत्र लिखा। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके काल में और भी तमाम सारे अनेक ग्रंथ लिखे गए। और कनिष्क के शासनकाल में आप देखेंगे संस्कृत भाषा का विकास जो है अधिक मात्रा में आप देख सकते हो। कनिष्क के दरबार में संस्कृत भाषा का क्या हुआ? संस्कृत भाषा का जो है और विकास होता गया, क्योंकि संस्कृत भाषा क्या है? देवबाड़ी कही जाती है। कहा भी गया है कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि सुभाषितम। ओके, भाषाओं में मुख्य, मधुर एवं देवबाणी कही जाने वाली संस्कृत भाषा में वर्णित जो छंद हैं, जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं, ये मधुर हैं, सुरम्य है, पढ़ने सुपाठ्य है, पाठक को आनंद प्रदान करने वाले हैं। ठीक, तो कनिष्क के दरबार में इस प्रकार से विद्वान थे, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करते हैं कि और भी प्रश्न आपके एग्जाम में कौन सा आ सकता है। अगर आपकी इच्छा होगी, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं और भी मॉडल पेपर देने का प्रयास लिखित टाइप का करूँगा। लेकिन जब इस वीडियो में आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करोगे, शेयर करोगे सभी दोस्तों के पास। ओके, मैं और भी वीडियोज़ देने का प्रयास करूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। छठवां प्रश्न आपके समक्ष है, स्कंदगुप्त कौन था भैया? स्कंदगुप्त कौन था? तो स्कंदगुप्त एक नाटक भी है, आपने पढ़ा होगा। सॉरी, स्कंदगुप्त एक नाटक भी है शायद, हाँ नाटक ही है और ऐतिहासिक नाटक है। किसका है नाटक ये? तो जयशंकर प्रसाद का नाम आप लोगों ने हिंदी साहित्य में सुना होगा। प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में इनका जन्म होता है। 47 वर्ष की आयु में ही एक प्रकार से इनका देहांत हो जाता है और बड़े विद्वान व्यक्ति कहे जाते हैं। कामायनी जैसे महाकाव्य का सृजन किया जो दूसरा रामचरितमानस कहलाता है। तो और छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं, वे जो है बृहत्तरी के कवि माने जाते हैं जो जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है स्कंदगुप्त, वो कि ऐतिहासिक नाटक है। उसमें स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त जो हैं ये गुप्त के बारे में, स्कंदगुप्त की इतिहास में आप देखेंगे तो इनका बड़ा उच्च स्थान है। और स्कंदगुप्त जो हैं ये विष्णु के उपासक माने जाते हैं। और स्कंदगुप्त धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाता था और विक्रमादित्य का विरुद्ध धारण एक प्रकार से किया इन्होंने। स्कंदगुप्त की अगर बात की जाए तो स्कंदगुप्त जो है ये गुप्त वंश का अंतिम सम्राट माना जाता है। स्कंदगुप्त कौन है? ये गुप्त वंश का अंतिम सम्राट है और इसने अपने पिता के समय में ही अपने पराक्रम और सैनिक योग्यता का परिचय दे दिया था। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद में यह गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कौन है? स्कंदगुप्त है। ओके, स्कंदगुप्त के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग जो है एक बार उनका नाटक पढ़िएगा। तो उसमें कुछ चीज़ें तो ऐतिहासिकता पर आधारित नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो स्कंदगुप्त नाटक में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिलने वाली है। ओके, आगे बढ़ा जाए, चले। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है। देखिए, वाकाटक वंश के राजाओं के नाम व कार्यकाल बताइए। जो वाकाटक वंश हुआ है, वाकाटक वंश के राजाएं जितने राजा हुए उनके नाम और उनका जो कार्यकाल है वो भी लिखने का प्रयास करें, ये भी आपसे कह रहा है। तो वाकाटक की बात की जाए तो ये ब्राह्मण वंश के शासक माने जाते हैं वाकाटक लोग। और इस वंश की स्थापना आप देखेंगे तो बिंद शक्ति ने की थी, जो कि एक प्रकार से बरार का सामंत था। और इसकी बात की जाए तो वाकाटकों की तो 255 ईस्वी से लेकर के 275 ईस्वी के आसपास तक आप देखेंगे शासन जो है वाकाटक के एक प्रकार से जो बिंद शक्ति हैं उन्होंने किया था। इसके बाद में क्या होता है और भी, वैसे तो वाकाटक वंश का जो इतिहास रहा है वाकाटक वंश का 255 ईस्वी से जब बिंद शक्ति जो होते हैं
ये स्थापना करते तब से लेकर के और 480 ईस्वी तक जो है इसका शासन चलता है वाकाटक वंश का। पृथ्वीसेन द्वितीय अंतिम सम्राट होते हैं, अंतिम शासक होते हैं वाकाटक वंश के। ओके, 480 ईस्वी तक वाकाटक वंश जो है ये इतिहास में माना जाता है। 255 से 480 ईस्वी। ओके, अब राजाओं के नाम सुनिए। पहले राजा कौन से जो कि इसकी स्थापना करने वाले हैं, उनका नाम है क्या? विंध्य शक्ति। क्या नाम है भैया? विंध्य शक्ति जो है यही है। ओके, तो विंध्य शक्ति की बात की जाए तो 255 से लेकर के 255 से लेकर 275 की जो ईस्वी का समय काल है लगभग, और लगभग आप देखेंगे 20 साल समय, तो 20 साल तक शासन किया विंध्य शक्ति ने। उसके बाद में उनके बाद आते हैं प्रवर सेन। प्रवर सेन जो महोदय हैं, प्रवर सेन की अगर बात की जाए तो प्रवर सेन जो है ये 275 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं जब ये विंध्य शक्ति की मृत्यु होती है। उसके बाद में क्या होता है 335 ईस्वी तक, देखिए बड़ा लंबा समय काल है, 35 साल उधर और 25 साल इधर, 25 और 5 40 और 20 60 साल तक शासन किया किसने? प्रवर सेन ने। उसके बाद में इसके प्रवर सेन के बाद में आता है रुद्रसेन प्रथम। कौन आता है? रुद्रसेन प्रथम आते हैं। रुद्रसेन प्रथम की अगर बात की जाए, रुद्रसेन प्रथम जो आते हैं 335 में गद्दी पर बैठते हैं। 335 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ, 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और 360 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहते हैं, यानी कि शासन करते हैं। तो 35 और 5 40, लगभग 25 सालों तक इन्होंने शासन किया। ओके, जो है रुद्रसेन प्रथम। इसके बाद में आता है पृथ्वीसेन। कौन आते हैं? पृथ्वीसेन आता है। पृथ्वीसेन की बात की जाए तो पृथ्वीसेन जो है ये 360 ईस्वी से लेकर के 385 ईस्वी, 360 ईस्वी से लेकर के 385 ईस्वी तक शासन करते हैं। चूँकि 360 ईस्वी में रुद्रसेन प्रथम जो होते हैं ये इनकी मृत्यु होती है और पृथ्वीसेन उसी समय आप देखें 360 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और 360 से 385 ईस्वी तक का शासनकाल, यानी लगभग और लगभग आप देखेंगे तो 60 और 20 यानी 25 वर्षों तक शासन किया किसने? पृथ्वीसेन ने। और पृथ्वीसेन के बाद में रुद्रसेन द्वितीय आते हैं। रुद्रसेन द्वितीय जो हैं, रुद्रसेन द्वितीय आते हैं और रुद्रसेन द्वितीय जो हैं इनका शासनकाल रहता है 385 में जब पृथ्वीसेन गद्दी से हटते हैं। इसके बाद में कौन आता है? रुद्रसेन द्वितीय आते हैं और 390 तक, यानी 385 से 90 5 वर्षों तक रुद्रसेन द्वितीय का शासन होता है। इसके रुद्रसेन द्वितीय के बाद में फिर आते हैं आपके प्रवर सेन जो सेकंड है। प्रवर सेन एक फर्स्ट थे जो कि 275 से 335 ईस्वी तक शासन किया था ईस्वी तक। ओके, और इसके बाद में क्या आते हैं? प्रवर सेन द्वितीय। प्रवर सेन द्वितीय जो है भाई, प्रवर सेन द्वितीय की बात की जाए तो 410 ईस्वी से लेकर के 440 ईस्वी तक शासन करते हैं, लगभग 30 सालों तक। ओके, इसके बाद में कौन आते हैं? नरेंद्र सेन आते हैं। नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन जो हैं ये 440 में गद्दी संभालते हैं और 460 लगभग 20 वर्षों तक शासन इन्होंने किया। इसके बाद में आते कौन है? पृथ्वीसेन द्वितीय। पृथ्वीसेन द्वितीय जो है यही अंतिम शासक हैं, पृथ्वीसेन द्वितीय। ओके, पृथ्वीसेन द्वितीय का शासनकाल जो है 460 ईस्वी से लेकर के 480 ईस्वी तक का समय काल है। तो इस प्रकार से वाकाटक वंश के राजाओं के नाम मैंने बता दिया। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, हर्ष द्वारा लिखित रचनाओं के नाम लिखिए। हर्ष द्वारा लिखित रचनाओं के नाम लिखिए भैया। हर्ष जो वर्धन है, हर्षवर्धन स्वयं एक लेखक रहे हैं, यानी कि एक प्रकार से साहित्यकार रहे हैं। साहित्यकार अपने ज़माने के नहीं, लेकिन एक लेखक के रूप में इनकी रचनाएं हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन जो हैं इनकी बात की जाए तो ये पहले शुरुआत में शैव धर्म के अनुयायी थे। होयन-त्सांग के प्रभाव में आने के बाद में ये बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाते हैं। इस प्रकार से हर्षवर्धन को प्रांत को मतलब कि हर्षवर्धन का जो प्रांत है उस प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, क्योंकि ज़िले को बिस कहा जाता था इनके यहाँ पर, और तहसील को तालुक कहा जाता था, पथक और ग्राम को ग्राम ही कहा जाता था। तो ये हर्ष के शासनकाल की व्यवस्था को कुछ व्यवस्था जो थी मैंने आपको बता दी किस प्रकार से इनकी व्यवस्था थी। अच्छा, इनकी रचनाएं जो कि हर्ष ने स्वयं लिखी थी वो रचनाएं एक अच्छा कवि और एक नाटककार के रूप में हमारे समक्ष आते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की रचना आप देखेंगे जैसे कि एक रचना इनकी है नागानंद। कौन सी रचना है? नागानंद रचना इनकी है। इसके अलावा दूसरी रचना इनकी है प्रियदर्शिका। कौन सी रचना है भैया? प्रियदर्शिका इन्हीं की रचना है। किसकी? हर्ष की। प्रियदर्शिका जो है इन्हीं की रचना है। ओके, प्रियदर्शिका किसकी रचना है? हर्षवर्धन की रचना है। इसके अलावा रत्नावली जो है ये भी हर्ष की ही रचना है। कौन सी? रत्नावली रचना ये हर्षवर्धन की रचना है। तो इस प्रकार से हर्ष की ये रचनाएं मानी जाती हैं। हर्षवर्धन स्वयं क्या था? एक अच्छा लेखक भी था, एक अच्छा नाटककार भी था। ओके, आगे बढ़ा जाओ और इन प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, शक कौन थे भाई? शक कौन थे? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे।
शक लोग जो थे वो कौन थे? शक कौन थे भाई? शक की बात की जाए तो शक जो थे वो शक दूसरा, वो दूसरा शक आप सोच रहे हो, वो शक नहीं। शक एक प्रकार से ये सीर दरिया के उत्तर के में निवास करते थे जो शक लोग हुआ करते थे। कहाँ के थे? शक मूल रूप से अगर बात की है तो इस सीर दरिया के उत्तरी इलाके में निवास करने वाले एक खाना बदोश यानी कि जनजाति टाइप के थे, जो कि कहीं यहाँ पे रहते कहीं उधर। तो एक प्रकार से खाना बदोश हुआ बर्बर जाति की श्रेणी में आते हैं। और 165 ईसा पूर्व में यूची नामक एक अन्य जाति ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया। यूची जाति ने जब वहाँ से उनको भगा दिया, सीर दरिया के उत्तर में जब निवास कर रहे थे, वहाँ से जब निकाला तो शक ने क्या कहाँ पर अपना अधिकार कर लिया? बैक्टीरिया नामक स्थान पर अपना अधिकार करते हैं शक लोग। उसके बाद में क्या होता है, यूची जो मतलब की जो जाति है वो वहाँ पर भी इसका पीछा नहीं छोड़ती है, वो शकों को वहाँ से भी निकाल देती है। फिर इसके बाद में होता क्या है कि यहाँ से भाग करके ये हेलमंड घाटी में आकर के बस जाते हैं, और इस स्थान को हेलमंड घाटी को शक स्थान कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर शकों का मूल स्थान एक प्रकार से फिर यहीं पर आकर के बस जाते हैं। और यहाँ से जो शक लोग हैं ये सिंध प्रदेश में अपना निवास धीरे धीरे बनाना प्रारंभ करते हैं, और इस प्रकार से अपना निवास सिंध पर बना लेते हैं। और इस प्रकार से शकों के कारण से इस स्थान को शकद्वीप भी कहा जाता है, जो सिंध का प्रदेश है। तो इस प्रकार से जो है भारत में शकों का शासन हुआ। और प्रथम भारतीय शक शासक कौन था, प्रश्न पूछा आता है। तो प्रथम भारतीय शक शासकों की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे प्रथम तक्षशिला का शासक जो था रहा है वो माबेज था, और यह एक शक्तिशाली शासक था। इसे आप देखेंगे तो महाराजा भोग कहा भी गया है, महाराजा भोग भी शक इसी को कहा गया, शक का जो प्रथम राजा था। और पर्थियन शासक के निर्बल हो जाने पर उसने स्वतंत्र राज्य स्थापित भी कर लिया, और माबेज का शासन पंजाब तक फैला हुआ था। और इसने क्या किया भाई, इसने ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी के अंतिम चरण में शासन जो है अपना करता रहा। तो इस प्रकार से ये शक लोग थे जो कि भारत पर इनका एक प्रकार से धीरे धीरे जिस प्रकार से मैंने पूरी व्यवस्था से बताई उसी प्रकार से आए। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न देखिएगा, अशोक के स्तंभ कैसे थे और कहाँ पर मिलते हैं? अशोक के स्तंभ जो थे वो कैसे थे और कहाँ पर मिलते भैया? तो अशोक के स्तंभों की अगर बात की जाए, अशोक के स्तंभों की बात की जाए तो अशोक जो थे इनके स्तंभ में आप देखेंगे ये स्तंभ लगभग 16 मीटर ऊंचे हुआ करते थे। कितने मीटर भैया? 16 मीटर ऊंचाई होती थी इनके स्तंभों की, अशोक के। और वज़न की बात की है तो लगभग 80 टन वज़न में जो है ये स्तंभ हुआ करते थे, जो कि अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। और एक ही पत्थर को, सबसे मज़ेदार बात यह है कि एक ही पत्थर को काट करके ये बनाए जाते थे। एक ही साण को या एक ही पत्थर को काट करके ये बनाए गए थे अशोक के स्तंभ जो थे। और अशोक के स्तंभ की बात की है तो कहाँ कहाँ पर, जैसे कि आप देखेंगे अशोक का सारनाथ में स्तंभ है। कहाँ पर है भाई? सारनाथ में स्तंभ मिलेगा आपको। इसके अलावा सांची का स्तंभ जो है ये, इसके अलावा आप देखेंगे और कौन सा स्तंभ हो गया, रुम्मनदेही का एक प्रकार से क्या, रुम्मिनदेही का भी एक प्रकार से फेमस है। इसके अलावा लौरिया नंदगढ़, ओके, लौरिया नंदनगढ़, ओके, लौरिया नंदनगढ़ जो है ये भी अशोक का ही स्तंभ का एक प्रकार से अशोक के स्तंभ मिलते हैं। रामपुरवा में अशोक का स्तंभ है। कहाँ पर? रामपुरवा में। इसके अलावा कौशाम्बी में आप देखेंगे, कौशाम्बी में भी अशोक का क्या है, स्तंभ है। कहाँ पर? कौशाम्बी में। कौशाम्बी के साथ ही साथ प्रयाग में भी इनका एक प्रकार से क्या है, कहाँ पर? प्रयाग में इनका है। और इसके अलावा प्रयाग के साथ साथ दिल्ली में आप देखेंगे तो अशोक के स्तंभ को आप मतलब कि देख सकते हो। तो इस प्रकार से ये अशोक के स्तंभ थे जो कि मैंने बताया। तो इन सभी स्थानों पर अशोक के स्तंभ जो हैं उपलब्ध हैं। क्लियर हो गई बातें? आगे समझते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने 10 अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को समझ लिया। और महासंग्राम वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर मैंने बताए हैं। लगभग आप उसमें जो है उस वीडियो के माध्यम से 2 वीडियो में महासंग्राम वीडियो है, ठीक है। एक में हमने लगभग 50-60 प्रश्नों को बताया और दूसरे में बाकी हमने बताया लगभग 116-17 प्रश्नों के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया, यानी 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव मतलब कि अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों पर चर्चा की है। आप अगर उसको देख लेंगे तो पूरी के पूरे इतिहास के बारे में आपको जानकारी विधिवत रूप से हो जाएगी। तो आप एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा, ओके। और मध्यकालीन इतिहास के जो छात्र छात्राएं हैं उनकी महासंग्राम वीडियो अभी नहीं आई है, जल्दी आ जाएगी, लेकिन कल वाला वीडियो देख लीजिएगा जिसमें हमने मध्यकालीन इतिहास का जो मॉडल पेपर है आपका लिखित टाइप का वो अवेलेबल करवा दिया है। ऑब्जेक्टिव का 2 मॉडल पेपर मध्यकालीन का ऑलरेडी पहले अवेलेबल है, उसको आप देख लीजिएगा, ओके। अब हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और उनको कैसे लिखना होता है। केवल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर से देने होंगे खंडवा से। सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं अनिवार्य है, 8 प्रश्न दिए होते हैं, उनमें से केवल 5 प्रश्न आपको छांट करके लिखना है।
200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। ये बात यहाँ पर क्राइटेरिया दी गई है। आइए हम समझते हैं किस प्रकार से इसके उत्तर को आपको लिखना है और किस तरीके से आप इस उत्तर को लिख सकते हो। आइए समझते हैं। ओके, पहला प्रश्न आपके समक्ष है, हर्ष ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किया, बताने का प्रयास करेंगे। हर्षवर्धन जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किया था, बताने का प्रयास करेंगे। हर्षवर्धन जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किया था। वह शुरुआत में जो है थानेश्वर के राजा जो थे वो शिव के उपासक हुआ करते थे। बाद में हर्षवर्धन जो है, हर्ष भी शिव के उपासक था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता। चीनी यात्री आया था इन्हीं के समय में, ह्वेनसांग से उसकी गहरी मित्रता हो गई और उसी के प्रभाव में आने से इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और महायान धर्म के प्रचार के लिए लगभग उसने 643 ईस्वी में कन्नौज में एक सम्मेलन बुलवाया और ह्वेनसांग भी इस सम्मेलन में उपस्थित हुआ और उसने महायान धर्म का व्याख्यान दिया और 18 दिन तक ये सम्मेलन चलता रहा और इस सम्मेलन में महायान धर्म का बहुत एक प्रकार से प्रभाव जो है बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये हर्षवर्धन शुरुआत में शैव यानी कि जो सनातन धर्म से थे, लेकिन ये ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ओके, हर्षवर्धन की बात की तो प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने क्या क्या किया। तो भाई यानी कि व्हाट डू द हर्ष डू फॉर स्पीड टू बुद्धिज्म, ये अंग्रेजी में इस प्रश्न का एक प्रकार से मीनिंग हुआ। तो सबसे पहला कार्य इन्होंने क्या किया भाई, हर्ष ने पहला कार्य किया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इसने कश्मीर के शासक से महात्मा बुद्ध का दांत बलपूर्वक प्राप्त कर उसे कन्नौज के मठ में स्थापित करवा दिया। तो कश्मीर का शासक जो था उसने महात्मा बुद्ध का दांत जो है मतलब कि रख लिया था, तो उसने जो है उनके दांतों को बलपूर्वक क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया हर्षवर्धन ने और कन्नौज के मठ में स्थापित करवा दिया उसको, पहला कार्य इसका। दूसरा कार्य इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया कि नालंदा का संरक्षक था कौन, हर्षवर्धन जो था, ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये संरक्षक था उसका, और उसने वहाँ पर बहुत से विहारों का निर्माण और चांदी का एक मंदिर ही बनवाया था, ये बौद्ध मंदिर टाइप का था। तो ये हर्षवर्धन का एक प्रकार से बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूसरा कार्य। तीसरा कार्य इसका ये था हर्षवर्धन का कि इसने बोधिसत्व जो है जिमूत वाहन यानी नागानंद की कथा पर एक नाटक भी लिखा था इन्होंने, यानी जिमूत वाहन यानी नागानंद की एक कथा जो थी उसी पर एक नाटक लिखा इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। चौथा इन्होंने किया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कि उड़ीसा में हीनयान बौद्ध धर्म के प्रभाव को घटाने के लिए एक महायान धर्म का प्रचार करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय से 4 विद्वान बुलवाए, जिनमें ह्वेनसांग भी एक था। तो इस प्रकार से ये भी बौद्ध धर्म का प्रचार करने का एक प्रकार से बहुत इन्होंने किया प्रचार। और पांचवा कार्य जो किया हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, इन्होंने क्या किया, लगभग बौद्ध धर्म में जो एक प्रकार से वैसे हर्षवर्धन की बात की जाए तो हर्षवर्धन जो थे ये साल में एक बार बौद्ध भिक्षुओं को की एक सभा बुलाया करते थे और उनसे बात विवाद करते थे और दान देते थे उन लोगों को और उनका सम्मान करते थे। ये हर्षवर्धन का काम था। छठवा इसका बौद्ध धर्म का प्रचार करने का एक तरीका ये था, ह्वेनसांग कहता है कि उसने यानी बौद्ध धर्म के जो संरक्षण में यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हर्षवर्धन की बात करते हुए जो ह्वेनसांग है वो कहते हैं कि हजारों स्तूप गंगा के किनारे बनवा दिए थे किसने, हर्षवर्धन ने। और हर्षवर्धन ने बौद्ध के पवित्र स्थानों पर विहार भी बनवाए और इनको बहुत सा सामान और पुस्तकें भी दी थी। तो इस प्रकार से जो है हर्षवर्धन जो है इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक कार्य किए। सातवां कार्य किया कि जानवरों को मारना, उनका मांस खाना, इन सभी पर बैन कर दिया यानी कि निषेध कर दिया। इसके अलावा जो है प्रत्येक 5 वर्ष बाद कन्नौज में एक धार्मिक सभा बुलवाया करता था ये हर्षवर्धन, वहाँ पर वाद विवाद होता था, दान दिया जाता था लोगों को। और 9वां कार्य जो इनका रहा है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हर्षवर्धन का, वो ये रहा कि ये 100 बौद्ध भिक्षुओं सबसे अच्छा कार्य ये था कि 100 बौद्ध भिक्षु जो हुआ करते थे उनको और 500 ब्राह्मणों को प्रतिदिन गुजारा एक प्रकार से चलाता था इन लोगों का, 500 ब्राह्मणों का और 100 बौद्ध भिक्षुओं का चलाता था गुजारा। अब देखिए ये बौद्ध धर्म पहले शैव का था लेकिन बौद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन हिंदू धर्म को भूला नहीं, सनातन धर्म को भूला नहीं। वैसे सनातन धर्म से ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म ये सब आए हैं, ये सब हिंदू धर्म के ही एक भाग हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो 500 ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन वगैरह करने का काम 100 बौद्ध भिक्षुओं को ये सब करवाता था। इसके अलावा जो है इसका 10वां कार्य जो था ये था
कि इसने बहुत सी धर्मशालाएं बनवाई थी जहाँ पर गरीब लोग फ्री में भोजन कर सकते थे, फ्री में पानी वगैरह व्यवस्था थी, दवाई की व्यवस्था दी जाती थी। तो हर्षवर्धन एक प्रकार से इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तमाम प्रकार के कार्य किए। ओके, ये सब लिख दीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा, होड़ों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिए। होड़ जो लोग हुआ करते थे, होड़ों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। होड़ कौन थे भाई? तो होड़ों की बात की जाए, यानी कि आपसे पूछेगा कि गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ हूण। ओके, यानी हूण। तो होड़ों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिए। तो हूण की अगर बात की जाए, होड़ों की, तो हूण जो थे ये मध्य एशियाई एक खानाबदोश एवं जंगली जाति थी। यानी कि ये भी एक प्रकार से जंगली जाति, जैसे कि जो जनजातियां होती उन्हीं खानाबदोश जनजाति, यानी कि जो एक प्रकार से अस्थायी ठिकाना जिनका कोई नहीं होता है, शिकार करके एक प्रकार से जीवन यापन करते थे और एक प्रकार से धीरे धीरे उनमें सभ्यता आती गई। तो इस प्रकार से यही सब हूण लोग थे। तो हूण जो थे मध्य एशियाई एक खानाबदोश और जंगली जाति थी। हूण लोग व्यवहार से अत्यंत जो है निरसंस, निर्दयी थे, बर्बर थे, आतताई थे। तो इस प्रकार से जो हूण लोग थे, इस जाति का जीन आप देखेंगे जो इनका एक प्रकार से जो एक प्रकार से आंतरिक भाव है, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? चाइना से जुड़ा हुआ था। तो चाइना से घनिष्ठ संबंध रखते हैं हूण लोग। और 135 ईसा पूर्व की बात है, 135 ईसा पूर्व में आप देखेंगे इस जाति ने यूचियों को परास्त करके उन्हें पश्चिमी चीन से भगाने पर विवश कर देता है। और किंतु कुछ परिस्थितियों के कारण से हूणों का अपना मूल स्थान त्यागना पड़ा और आजीविका की खोज में इधर उधर भटकने लगते हैं। और उन्होंने पश्चिम की ओर पलायन कर दिया और दो शाखाओं में बट जाते हैं। एक टोली वोल्गा नदी की ओर चली गई जाती है और दूसरी टोली जो है वो आक्सस नदी की ओर चली जाती है। और 484 ईसा पूर्व में आप देखेंगे, 184 ईसा पूर्व की बात है, उसमें आप देखेंगे कि श्वेत हूणों के राजा एक प्रकार से जो अखसाउनवर हैं, उनसे ऐसे मतलब कि एक प्रकार से असेसियन राजा जो हैं उस समय के, फिरोज, उनको परास्त करते हैं और हूणों की शक्ति यहीं से बढ़ जाती है। और एक प्रकार से हूण यही थे जो कि मैंने आपको बताया। हूण की बात की है, वैसे हूण जो थे, क्या बता दिया मैंने आपको? 184 बोल दिया था क्या? 184 नहीं, 484 ईस्वी मैंने बोला। 484 ईस्वी की बात है। यहाँ पर ये हूण जो थे, ये इनकी एक लंबा इतिहास रहा। तो 484 ईस्वी, 484 ईस्वी, ओके, 484 ईस्वी में श्वेत हूणों ने राजा जो अखसाउनवर है मतलब कि उन्होंने ऐसे मतलब जो असेसियन राजा फिरोज है उनको परास्त करके हूणों की शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं हूणों की। तो हूणों की जाति एक प्रकार से आप देखेंगे तो हूण लोग यही हैं। ओके, और इन्होंने हूणों ने 458 ईस्वी में ही सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। ओके, और इस समय भारत पर स्कंदगुप्त जो थे वो शासन करते। जब हूणों का प्रथम बार भारत पर आक्रमण होता है तो कौन शासन कर रहा था? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त ने अपनी पराक्रम और वीरता के बल पर हूणों के इस आक्रमण को विफल कर देते हैं, हूणों को वापस जाने के लिए बाध्य कर देते हैं। और इस आक्रमण के पश्चात कुछ समय तक भारत हूणों के आक्रमण से सुरक्षित हो जाता है। और परंतु क्या होता है, गुप्त साम्राज्य का विघटन हो जाता है स्कंदगुप्त के बाद में और हूणों की भूमिका यहाँ पर बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से जैसे गुप्त साम्राज्य का पतन होता है, हूण लोग जो एक प्रकार से यहाँ पर आ जाते हैं। तो हूणों का ये परिचय हो गया। चौथा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। प्रश्न क्या है? गुप्त काल में लिखे गए प्रमुख ग्रंथों तथा उनके लेखकों के नाम लिखिए। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न है ये गुप्त काल में जो लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं और जो उनके लेखक हैं उनके नाम आपसे पूछ रहा है। बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रश्न क्या है भैया? प्रश्न है कि मेंशन द राइटर्स एंड बुक्स रिटन इन गुप्ता पीरियड, बताने का प्रयास करेंगे। तो गुप्त काल में लिखे गए प्रमुख ग्रंथों और उनके लेखकों के नाम। तो पहला जो ग्रंथ है इसका नाम आप लिखिएगा, सभी लोग लिखेंगे। पहला ग्रंथ है भाई कुमार। वैसे जो कालिदास की सारी रचनाएं हैं, कालिदास की जितनी सारी रचनाएं हैं सब की सब आप देखेंगे गुप्त काल के विषय में ही जानकारी देती हैं। तो कालिदास की रचनाओं के बारे में आप जान लीजिए। कालिदास की रचना कौन कौन सी हो गई? जैसे कि आप देखें कुमार संभव हो गई, इसके अलावा रघुवंशम हो गई, महाकाव्य है। इसके अलावा आप देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई, इसके अलावा विक्रमोर्वशीयम हो गई, इसके अलावा मेघदूत हो गई, इसके अलावा जो है आप देखेंगे ऋतु संहार हो गई। इन सभी के लेखक 6 रचनाओं के कौन है? कालिदास है। और कालिदास की ये रचनाएं जो हैं ये गुप्त काल के बारे में जानकारी देती है, यानी गुप्त पीरियड में ही लिखी गई हैं। ओके, इसके अलावा दूसरे जो रचनाकार हैं उनका नाम है भाराबी। भाराबी की रचना है किरातार्जुनियम। भाराबी की जो किरातार्जुनियम रचना है
वो गुप्त काल में ही लिखी गई है, ये बात ध्यान रखेंगे। और गुप्त काल के बारे में जानकारी भी देती है। इसके अलावा आप देखेंगे तीसरी रचना गुप्त काल में जो लिखी गई उसका नाम है रावणावध। क्या नाम है? रावणावध। रावणावध जो है इसको लिखा था किसने? भट्टी ने। किसने लिखा था? भट्टी ने नामक लेखक है, उन्होंने लिखा था रावणावध की रचना, मतलब उन्होंने करी। इसके अलावा चौथी जो रचना है गुप्त काल में जो लिखी गई उसका नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है एक प्रकार से संस्कृत में लिखी गया एक प्रकार से ये रचना है, जिसके लेखक है शूद्रक। शूद्रक मृच्छकटिकम नामक रचना इन्हीं की है। इसके अलावा पांचवें जो ग्रंथकार है उनका नाम क्या है? पांचवें जो एक प्रकार से रचना है उसका नाम है मुद्रा राक्षस। और इसके अलावा देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम जो है ये विशाख दत्त की दोनों रचनाएं हैं, जो कि गुप्त काल के शासन पीरियड में ही लिखी गई हैं, गुप्त काल के शासन काल में ही लिखी गई हैं। इसके अलावा छठवीं जो रचना आपकी है पंचतंत्र। पंचतंत्र को लिखा है किसने? विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा की ये रचना पंचतंत्र जो है ये गुप्त काल के शासन काल में ही लिखी गई है। इसके अलावा आप देखेंगे जो सातवीं रचना है उसका नाम है नारद स्मृति। नारद स्मृति के अलावा आप देखेंगे जैसे नारद स्मृति हो गई। आठवीं रचना में आप जो है यज्ञ वालाक की स्मृति बोल सकते हो और कात्यायन स्मृति। तो ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं कात्यायन स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञ वल्लभ की स्मृति, इन सभी स्मृतियों की रचना कुमार संभवम, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, ऋतुसंहार, किरातार्जुनीयम, रावणावध, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, पंचतंत्र, इन सभी रचनाओं की जो रचना हुई है ये कहाँ पर हुई? गुप्त काल के शासन काल में ही इन सभी रचनाओं के, इन सभी ग्रंथों की रचना हुई है। ओके, क्लियर हो गई बातें? आगे समझते हैं पांचवा नंबर। और इसीलिए गुप्ता पीरियड को क्या कहा जाता है? गुप्ता पीरियड में देखेंगे आप जो है चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे स्थापत्य कला के क्षेत्र में हो, चाहे चित्रकारी के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, और चाहे युद्ध के मामले में हो, हर क्षेत्रों में आप देखेंगे प्रशासनिक मामला हो, तो इन सभी में गुप्त काल जो है पूरे के पूरे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे अच्छा काल हर मामले में माना जाता है। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन था, व्याख्या कीजिए। बढ़िया प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। समुद्रगुप्त जो है भारतीय नेपोलियन था, ये बताएं भाई, इसकी चर्चा कीजिए। तो इतिहासकार एक है, यानी कि समुद्रगुप्ता मतलब कि जो है समुद्रगुप्त वाज द इंडियन नेपोलियन, एक्सप्लेन करें इस कथन को। तो इतिहासकार स्मिथ हैं, उन्होंने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है। किसने कहा? स्मिथ ने कहा। और स्मिथ महोदय ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन इस आधार पर कहा है कि नेपोलियन महान विजेता था और सेनानायक था, और नेपोलियन ने अपने पराक्रम से सारे यूरोप को रौंद डाला और आतंकित कर दिया था। और उसी प्रकार से भारत में समुद्रगुप्त ने अपने बाहुबल और पराक्रम से लगभग संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया, और उसके पराक्रम से विदेशी शासक भी आतंकित हो गए थे। उसके पड़ोसी राजा जो विदेशी शासक थे वो भी उसकी कृपा और संरक्षण की अभिलाषा रखते थे हमेशा। वह अपने शत्रुओं पर एक प्रकार से व्याघ्र की भांति टूट पड़ता था हमेशा, इसीलिए उसे व्याघ्र पराक्रम से भी विभूषित किया जाता है। व्याघ्र पराक्रम किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है व्याघ्र जो है पराक्रम। ओके, व्याघ्र पराक्रम यानी एकदम से बहुत तीव्र गति से टूट पड़ता था लोगों पर। और समुद्रगुप्त जो है उत्तरी भारत के लगभग आप देखेंगे 9 राज्यों जो है 18 आटविक राज्यों, और आप देखेंगे जो 12 दक्षिणी भारत के राज्य हैं, और सीमांत क्षेत्रों के लगभग 5 राज्य हो गए। इसके अलावा 9 गणराज्य, इन सभी पर विजय प्राप्त करी थी किसने? इन सभी पर विजय प्राप्त करी थी स्कंदगुप्त ने, सॉरी समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त जो है आज तक जो भी युद्ध लड़ा था पूरे के पूरे इतिहास में, कभी एक युद्ध हारने का मेंशन मिलता ही नहीं पूरे के पूरे इतिहास में। जो भी युद्ध लड़ा वो युद्ध जीता ही, 100 से अधिक बार युद्ध लड़ा और 100 के 100 युद्धों को ही इसने जीता, जिसमें 9 राज्यों को, 18 आटविक राज्यों को, दक्षिणी भारत के 12 राज्यों को, सीमांत क्षेत्र के जो राज्य थे 5 राज्यों को उनको जीता, और इसके अलावा 9 गणराज्यों पर विजय प्राप्त कर ली। किंतु स्मिथ महोदय के इस कथन के को हम मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि स्मिथ महोदय ने जो कहा, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है ये नेपोलियन से कहीं अधिक योग्य समुद्रगुप्त रहा है, और कुशल सेनापति और विजेता नेपोलियन से लाख गुना अधिक है। और इस मत के समर्थन में कुछ तर्क दिए जा सकते हैं, जैसे कि अगर मैं तर्क दूं, जो ये कथन है स्मिथ महोदय का, इसके बारे में विद्वान लोग और तर्क देते हैं। कहते हैं पहली बात तो समुद्रगुप्त तथा नेपोलियन की तुलना क्या है? निराधार है, क्योंकि स्मिथ महोदय ने नेपोलियन के सेनानायक और विजेता के स्वरूप में समुद्रगुप्त की तुलना करी है, किंतु नेपोलियन की विजयों का स्वरूप युद्ध कला इन सभी से संबंध में हमें स्पष्ट जानकारी मिलती है, किंतु समुद्रगुप्त की विजयों में केवल विजित्र क्षेत्रों का ही नाम मिलता है और कुछ नहीं मिलता है।
उसकी युद्ध कला भी कला क्या थी इसके बारे में भी आप देखेंगे। वह सेना का नेतृत्व करता था अथवा नहीं करता था, इसका हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता समुद्रगुप्त के बारे में। इसीलिए नेपोलियन और समुद्रगुप्त की तुलना एक प्रकार से निराधार ही है। दूसरी चीज़ ये है कि नेपोलियन की पराजय तथा दुखद अंत हुआ था नेपोलियन का। नेपोलियन वाटरलू का जो युद्ध हुआ था उसमें पराजित होता है नेपोलियन, और उसका बड़ा ही दुखद अंत होता है। किंतु समुद्रगुप्त जीवन प्रयत्न असफलता मतलब कि असफलता का सामना इसने नहीं किया, हमेशा सफलताओं का ही आलिंगन करता रहा और उसका जीवन सुखमय बीता। और उसके जीवन में दुख यानी कि जो है एक प्रकार से हारना स्वीकार नहीं किया, यानी कभी हारा ही नहीं। तीसरी बात यह है कि साम्राज्य के स्थायित्व का अंतर दोनों में है, यानी कि समुद्रगुप्त जो है सारे भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे बढ़ा था, उसे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई और इस राज्य का भी समुद्रगुप्त ने स्वयं उपभोग किया और उसकी मृत्यु के बाद भी उसका उपभोग उसके उत्तराधिकारी करते रहते हैं। इसका साम्राज्य जो था वो अस्थायी रहा। किंतु नेपोलियन के साम्राज्य की अगर बात करें तो नेपोलियन को अपने उद्देश्य में सफलता नहीं प्राप्त होती है। नेपोलियन का जो राज्य को नेपोलियन ने जीता था उस राज्य पर उसके जो है शासकों ने यानी उसके उत्तराधिकारियों ने शासन नहीं कर पाया और थोड़े समय में ही नष्ट हो जाता है। लेकिन नेपोलियन के जो उत्तराधिकारी हैं वो उस पर शासन किया करते हैं। चौथा इसका आधार निराधार इसलिए कहा जाता है जो कि साम्राज्य में शांति व्यवस्था का अंतर है, यानी नेपोलियन जो है अपने विजित राज्यों में शांति और व्यवस्था की स्थापना नहीं कर पाया, किंतु समुद्रगुप्त ने अपने पूरे राज्य में शांति की और व्यवस्था की स्थापना बड़े विधिवत ढंग से की थी। तो इस मामले में समुद्रगुप्त बहुत आगे है नेपोलियन से। ओके, तो इन सभी कारणों के आधार पर ही कहा जा सकता है कि समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना करना अव्यवहारिक तथा अनुचित है। समुद्रगुप्त नेपोलियन से कहीं अधिक सफल विजेता, संगठनकर्ता और कुशल प्रशासक की श्रेणी में हमारे समक्ष आता है। समुद्रगुप्त का शासनकाल पहले नेपोलियन का बाद में आता है, तो इससे भी समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से होनी चाहिए। मतलब नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे समुद्रगुप्त ज़्यादा अधिक प्रभावशाली है और नेपोलियन कम। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष आ चुका है। 6वां नंबर प्रश्न है, मथुरा या गांधार शैली के बारे में आप क्या जानते हैं, बताने का प्रयास करेंगे। मथुरा या गांधार शैली के बारे में आप क्या जानते हैं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। मथुरा गांधार शैली क्या है भाई? मथुरा गांधार शैली की बात की, यानी कि आपसे अगर पूछे, क्या प्रश्न पूछेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मथुरा एंड गांधार आर्ट, तो क्या बताएंगे मथुरा या गांधार शैली के बारे में आप क्या जानते हैं। ओके, व्हाट डू यू बाई अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंड बाई मथुरा एंड गांधार आर्ट। तो भारत में आप देखेंगे खास करके भारत में यूनानी शासन के कारण से क्या हुआ कि जो उत्तरी भारत का जो गांधार प्रदेश था, उस गांधार प्रदेश में गांधार कला का विकास हुआ और इस कला का महान संरक्षक कौन था उस समय? कनिष्क था। जब इस शैली का विकास हो रहा था उस समय कौन था? कनिष्क जो है शासन कर रहा था। कनिष्क शासन कर रहा था मेरे भाई, कनिष्क शासन काल में ही गांधार शैली का विकास होता है। और इसी के समय में आप देखेंगे यूनानियों और कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म के तक्षशिला और मथुरा केंद्र भी बन गए थे। और उस समय यूनानियों ने महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाना आरंभ कर दी थी। इसमें क्या हुआ कि भारतीय भावों का, कला का और आदर्शों को, जो भारतीय भाव थे, जो भारतीय कलाएं थीं, जो भारतीय एक प्रकार से ढंग था, भारतीय आदर्श था, उनको उन्हीं के ढंग से मतलब कि भारतीय भावों को लिया गया, भारतीय कला को लिया गया और भारतीय आदर्शों को आधार बना करके यूनानी विधि का प्रयोग करके जो बुद्ध की मूर्तियां थी वो यूनानी लोग बनाने लगे। और इस कला की महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इस कला को, इन मूर्तियों आप देखेंगे, इस कला को आप देखेंगे तो आधार बना करके महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गईं और उन मूर्तियों को यूनानी देवी देवताओं के आधार पर बनाया गया। मतलब दूसरे आप देखेंगे कि इन मूर्तियों में महात्मा बुद्ध की शारीरिक अवस्थाएं, वस्त्र की बनावट और जो वस्त्र पहनने का ढंग है उस पर यूनानी कला और सभ्यता की गहरी छाप इन लोगों ने बताई, यूनानियों ने। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध को अपने देवी देवताओं की भांति चित्रित करने का प्रयास इन लोगों ने किया, मूर्ति को बनाया, इस प्रकार से चीज़ें हुई। ओके, और इस कला की गांधार कला या मथुरा कला एक ही बात है। तो इस कला के प्रमुख केंद्र की बात की है तो अफगानिस्तान हो गया, जलालाबाद हो गया, हुड्डा हो गया, बमिधान हो गया, स्वात घाटी हो गई, पेशावर जिला जो हो गया, ये सब स्थित था इसी क्षेत्र में ही इन चीज़ों का विकास हो रहा था। इतिहासकार स्मिथ महोदय कहते हैं कि यह रोमन शैली थी जो एशिया माइनर में प्रचलित थी और यह कला 1000 ईसा पूर्व से लेकर के
500 ईसा पूर्व तक प्रचलित रही। जबकि मार्शल इसी बात को लेकर के कहते हैं, मार्शल भी इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि गांधार कला में यूनानी और ईरानी कला का सम्मिश्रण सिकंदर के ईरान और अफगानिस्तान में यूनानी साम्राज्य की स्थापना के कारण से बैक्टीरिया में आप देखेंगे, बैक्टीरिया में मतलब यूनानी साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी, इसी कारण से इसमें क्या हुआ था, मिक्सर शैली का विकास, यानी कि इसमें क्या हो गया था, मिश्रण हो गया था यूनानी शैली का और ईरानी शैली का। और बाद में उत्तरी पश्चिमी भारत में यूनानी शक कुषाण राज्य के फलस्वरूप जो होता है इसको और दिशा मिलती है। तो इस प्रकार से गांधार और मथुरा शैली के बारे में मैंने आपको बता दिया, यानी ये यूनानी और ईरानी लोगों का एक प्रकार जो शैली इसका मिश्रण था। 7वां प्रश्न आप देखिएगा, 7वां प्रश्न, सातवाहन कौन थे, इनका उदय कब हुआ, ये बताएं। सातवाहन क्या कौन थे भाई, सातवाहन कौन थे और इनका उदय कब हुआ, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। सातवाहन कौन थे, इनका उदय कब हुआ। सातवाहन कौन थे, यानी कि जो है हु वर सातवाहन व्हेन दे जो है वर्जनेटेड, यानी कहाँ से इनका उदय हुआ। तो बात की जाए सातवाहन वंश की, तो कनौ वंश का आप लोगों ने नाम सुना होगा। कनौ वंश के पतन के बाद में क्या होता है कि भारतीय इतिहास के क्षितिज पर, यानी कि सबसे एक प्रकार से उच्च स्तर पर आता है, उसका नाम है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का सूर्य जो होता है वो क्षितिज पर उदय होता है, और पुराणों, क्षितिज माने होता है बादलों में, ऊंचाइयों पर जो है जो प्रकार से दमदमाता है, चमकता है। कौन, जो भारतीय इतिहास में एक प्रकार से बात की जाए, कनौ वंश के बाद में आता है सातवाहन वंश। और पुराणों में बात की जाए, सातवाहनों को आंध्र भृत्य कहा गया है, आंध्र जातीय कहा गया पुराणों में। पुराणों में सातवाहन वंश के 30 राजाओं के नाम भी मिलते हैं, जिन्होंने लगभग 4 शताब्दियों तक शासन किया, यानी कि 400 वर्षों तक शासन किया। और इस वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक था। कौन था भैया, सिमुक था। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक था, जिसे कनौ वंश के राजा सुशर्मा को क्या किया था, सुशर्मा को मार दिया था इसने, और उस सुशर्मा को मार करके शासन कब्जिया लिया था उसका, और सातवाहन वंश का स्थापना की थी। सातवाहन कौन थे, उनका मूल स्थान कौन सा था, और उनका अभ्युदय कहाँ पर हुआ, इस विषय में इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद रहा है। और इन्हें आंध्र कहा गया है, किसको, जो ये लोग होते हैं इनको आंध्र कहा गया, सातवाहनों को। सातवाहन राजाओं को गौतमी पुत्र तथा वशिष्ठ पुत्र भी कहा गया, वशिष्ठी पुत्र या गौतमी पुत्र कहा गया है। और यह ब्राह्मणों के गोत्र माने जाते हैं, और कहा जा सकता है कि सातवाहन मूल रूप से अगर बात करें तो ब्राह्मण वंश के ही थे, ब्राह्मण ही थे, चूँकि गौतम भी ब्राह्मण थे ऋषि, और वशिष्ठ भी ब्राह्मण थे, तो उन्हीं का पुत्र या फिर उन्हीं के शासन, मतलब कि उन्हीं का वंशज माना जाता है इनको। ठीक है। सातवाहनों की उदय की बात की जाए तो सातवाहनों का जो उदय हुआ है ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व विद्वान मानते हैं। और सातवाहनों के शासन का प्रारंभ जो होता है ये 72 ईसा पूर्व से माना जाता है, 72 ईसा पूर्व से इनका उदय जो होता है धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। और आंध्रों की शासन अवधि का उदय काल जो होता है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ही होता है। डॉक्टर भंडारकर सातवाहनों के शासन काल का प्रारंभ 72 ईस्वी मानते हैं। कौन मानते हैं, तो जो है कौन मानते हैं भैया, डॉक्टर भंडारकर मानते हैं। जबकि जो है आंध्रों की शासन अवधि जो होती है इसका उदय काल 3री शताब्दी होती है। ठीक। और आप देखेंगे जो है क्योंकि ये क्यों मानते हैं, जो डॉक्टर अपने कौन है इनका नाम, भंडारकर, भंडारकर जो इतिहासकार हैं डॉक्टर भंडारकर प्रोफेसर, ये कहते हैं कि 72 ईसा पूर्व से लेकर के 28 ईसा पूर्व तक कणों का शासन रहा है। अधिकांश इतिहासकार सातवाहनों के शासन का प्रारंभ काल 27 ईसा पूर्व मानते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख में भी इस मत की पुष्टि होती है, और सातवाहनों के शासनकाल का प्रारंभ 27 ईसा पूर्व जो है खास करके माना जाता है। 27 ईसा पूर्व में आप देखेंगे तो इसका जो उदय होता है ये प्रारंभ हो जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो वैसे तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में आप देखेंगे तो ये मिलता है उनका उदय किस पर धीरे धीरे जो होता है, लेकिन मुख्य रूप से आप 27 ईसा पूर्व मान सकते हो। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। सातवाहन वंश के बारे में आपके बारे में समझ में आ गई, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष 8वां नंबर, चंद्रगुप्त की प्रमुख विजयों का उल्लेख कीजिए। चंद्रगुप्त की प्रमुख विजयों का उल्लेख कीजिए भैया, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। चंद्रगुप्त की बात की जाए, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि डिस्क्राइब द मेन जो है विक्ट्रीज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहली विजय इसकी कौन सी थी भाई,
पश्चिमोत्तर भारत को यूनानियों से मुक्त करवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने ही। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम और उत्तरी जो इलाका है उसमें भारत का जो यूनानी एक प्रकार से क्षत्रप है उन पर आक्रमण करते हैं और उनको भारत भूमि से बाहर खदेड़ने का प्रयास किया, खदेड़ा और सत्ता को समाप्त किया उनकी, और उनके स्थान पर नए क्षत्रप नियुक्त कर दिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर जो भारत में यूनानी शासन था उसको समाप्त करने का प्रयास, उस पर विजय प्राप्त की। दूसरी विजय चंद्रगुप्त मौर्य की होती है मगध पर साम्राज्य पर विजय। मगध साम्राज्य पर विजय इन्होंने करी। इस पर मगध साम्राज्य पर आप देखेंगे कि उस समय मगध साम्राज्य पर घनानंद शासन कर रहे थे जब इसका मतलब कि चंद्रगुप्त का उदय हो रहा था। और चाणक्य महोदय जो थे उन्हीं के अमात्य थे, जो है घनानंद के अमात्य थे। और उन्होंने क्या किया था, कुछ किसी मामले में कुछ जो है उपदेश दिया था उनको, तो घनानंद ने इनको लात मार करके वहाँ से भगा दिया था और इनकी चोटी खुल गई थी जो सर की होती है। तो उन्होंने कहा था कि ये चोटी उसी दिन बांध होगा जिस दिन जो है तुम्हारा एक प्रकार से मैं क्या कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा, यानी कि शासन सत्ता को एक प्रकार से मिटा करके दूसरा राजा बना दूंगा। और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा अगर बनाया किसी ने तो चंद्रगुप्त मौर्य अगर राजा बने, अखंड भारत का निर्माण हुआ तो किसने करवाया, चाणक्य ने इतना सिखाया चंद्रगुप्त मौर्य को। और चाणक्य ने जितना सिखाया चंद्रगुप्त ने उसको एक प्रकार से सारी की सारी चीज़ों को एक प्रकार से एब्जॉर्ब करता हुआ, सारे शोषण सभी का जितनी चीज़ें बता रहे थे सब चीज़ों को माइंड में धरता हुआ गया। और क्या हुआ कि नंद वंश का पतन होता है, मौर्य वंश का उदय होता है। ओके, तो मगध साम्राज्य पर विजय होता है। चंद्रगुप्त उस समय आक्रमण करके घनानंद को मार डालते हैं और मगध पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। और इस विजय से में चाणक्य का जो है विशेष योगदान रहता है। और तीसरी जो इसका मतलब कि विजय थी चंद्रगुप्त मौर्य की, वो है कौन सी, इन्होंने सेल्यूकस को पराजित किया। क्या हुआ कि जो जिस समय पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी शासन मतलब कि लोग आ रहे थे, आक्रमण हो रहा था, इनको जब भगाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो फिर क्या हुआ कि घनानंद पर आक्रमण करने वो लोग आ रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि फिर वो लोग वापस चले जाते हैं, क्योंकि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने उनमें एक प्रकार से बहुत ज़्यादा क्या कर दी, हलचल पैदा कर दी यूनानी के सेनाओं में, उनमें डर का माहौल पैदा कर दिया और एक प्रकार से थोड़ा सा भय का माहौल क्रिएट करा, जिससे वो लोग चले गए थे। बाद में क्या होता है, जो सेल्यूकस निकेटर है, सिकंदर का सेनापति, ये आक्रमण करता है किस पर, भारत पर। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो शासन कर रहे होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को बुरी तरीके से पराजित किया और उसे संधि करने के लिए जो है बाध्य कर दिया। सम्राट ने सेल्यूकस की जो पुत्री है उनसे विवाह कर लेते हैं और सेल्यूकस निकेटर, अच्छा इस बात को किसने कहा था, चंद्रगुप्त मौर्य को बताया किसने, चाणक्य ने कहा कि दोबारा सेल्यूकस निकेटर, चूंकि अब इसको तुम हरा चुके हो, अब ये जाएगा वहां पर और सैन्य बल इकट्ठा करेगा और फिर से आक्रमण करने का प्रयास करेगा। इसीलिए करो क्या कि इसकी पुत्री से शादी कर लो, ताकि एक प्रकार संबंध मधुर हो जाए, दोबारा आक्रमण करने की नौबत ही नहीं आएगी इसकी। तो इसीलिए ताकि जो है ये खतरा टला रहे, पश्चिमोत्तर का जो खतरा है जो लगातार बना हुआ है, ये खतरा टल जाएगा। तो इसकी पुत्री से विवाह कर लिया था, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, इसके अलावा चौथी जो इसकी विजय है चंद्रगुप्त मौर्य की, वो है कौन सी, चौथी विजय कौन सी भैया, चौथी विजय दक्षिण पर विजय प्राप्त करी इन्होंने। यानी कि यूनानी लेखक हैं जस्टिन और प्लूटार्क, ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 6 लाख सेना लेकर के, लगभग आप देखेंगे 6 लाख सेना लेकर के, 6 लाख सेना लेकर के आप देखेंगे समस्त भारत को जो है एक प्रकार से पद आक्रांत करते हुए आप देखेंगे। तो और इसके अलावा अन्य साक्ष्यों में भी इस बात की पुष्टि होती कि अशोक के लेखों से भी जानकारी मिलती है कि इस प्रकार से हुआ था। और दक्षिण पर इसने एक प्रकार से पूरे के पूरे भारत में आप देखेंगे अखंड भारत का सपना है पूरा किया। और इसके साम्राज्य की बात करें तो कर्नाटक तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का सम्राट आप देखेंगे कर्नाटक दक्षिण में पड़ता है। और इसके अलावा आप देखेंगे तमिल साहित्य में मौर्य के सुदूर जो एक प्रकार से तिरुनल जो बेली इलाका है उसी प्रदेश पर आक्रमण करने का उल्लेख भी मिलता है तमिल साहित्य में। इससे स्पष्ट होता है कि दक्षिण के राज्यों को चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण के राज्यों को भी जीता था। तो एक प्रकार से इसकी दक्षिण विजय, चौथी विजय। पांचवी विजय जो चंद्रगुप्त मौर्य की है वो पश्चिम भारत पर विजय है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा और सौराष्ट्र को भी जीत लिया था और अपने अधिकार में कर लिया था और उसको एक प्रकार से अपना अंग बना लिया था। तो इस प्रकार से जो सौराष्ट्र का इलाका पड़ता है, महाराष्ट्र और गुजरात का मिला जुला रूप, उसको भी इन्होंने जीत लिया था। तो ये 5 विजय मुख्य रूप से फेमस है किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। ओके, क्लियर हो गई बातें।
आगे बढ़ा जाए भैया, चले। 9वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, कौशल महाजनपद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न है कि कौशल महाजनपद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कौशल महाजनपद कौन है भाई? कौशल महाजनपद जो है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। जो आधुनिक अवध का क्षेत्र है, यानी अयोध्या का जो क्षेत्र पड़ता है, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये सब जो क्षेत्र है फैज़ाबाद वाला, ये सब इलाका जो है इसी में पड़ता है। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। आधुनिक अवध की राजधानी आप देखेंगे तो क्या पड़ती है? आधुनिक अवध को दो क्षेत्रों में बांटा था कौशल को, एक तो उत्तरी कौशल और एक दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल जो कि सरयू नदी के उत्तर में पड़ता था। सरयू नदी जो है एक प्रकार से गोंडा और फैजाबाद का यानी कि अयोध्या का बॉर्डर बनाती है। तो इधर जो है गोंडा पड़ता है यानी कि उत्तरी इलाके में, और दक्षिणी इलाके में कौन पड़ता है? ये फैजाबाद पड़ता है। ओके, तो ये देख सकते हो आप। और वहाँ से खड़े होंगे तो बस्ती भी इधर बस्ती पड़ता है। आप देखें पूरब में बस्ती पड़ता है। इस प्रकार से वहाँ पर 3-4 जिले जो है वहीं पर पुल पे खड़े हो सरयू जी के, तो आप देखेंगे। तो इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल साम्राज्य जो था सरयू नदी के द्वारा दो भागों में बढ़ता था, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी भाग जो थी उसकी राजधानी श्रावस्ती थी, दक्षिणी भाग की राजधानी कुशावती थी। श्रावस्ती प्रसिद्ध व्यापारिक मार्गों पर स्थित होने के कारण से वाणिज्य, व्यापार और समृद्धि का केंद्र माना जाता था। कौशल और काशी का एक प्रकार से वैमनस्य और संघर्ष परंपरागत होता रहता था। परिणाम स्वरूप कौशल नरेश कंस ने काशी को अपने राज्य में विलीन भी कर लिया था। कौशल राज्य का सीमा विस्तार होता रहता था, और बुद्ध के समय कौशल का सम्राट प्रसेनजित था। शाक की राजकन्या से जो है विवाह करने की जो है अपेक्षा धोखे से क्या किया था? प्रसेनजित का विवाह शाक की दासी एक प्रकार से किससे कर दिया जाता है? वासवक्तिया से हो जाता है। और उसके बाद में उसकी बहन का विवाह मगध के सम्राट बिंबिसार के साथ हो जाता है। बिंबिसार के उत्तराधिकारी अजातशत्रु और प्रसेनजित के पारस्परिक संघर्ष और युद्ध का वर्णन भी आप देखेंगे तमाम सारे ग्रंथों में मिलता है। और सम्राट प्रसेनजित का पारिवारिक जीवन क्लेशपूर्ण और अशांत प्रिय होता है। शांति और ज्ञान प्राप्ति के लिए आप देखेंगे प्रसेनजित बुद्ध के पास आया जाया करते थे, और बुद्ध के प्रति प्रसेनजित की अगाध श्रद्धा और भक्ति भी थी। बौद्ध ग्रंथों में आप देखेंगे अनेक स्थानों पर प्रसेनजित और बुद्ध की चर्चाओं और उपदेशों का उल्लेख मिलेगा। प्रसेनजित की जो अनुपस्थिति में आप देखेंगे तो कौशल में क्रांति हो जाती है, और वासवक्तिया से उत्पन्न उसका पुत्र जो है, वासवक्तिया जो दासी है जिससे विवाह हो जाता है, शाक की दासी जिससे गलती से धोखे से विवाह कर देते हैं वासवक्तिया से, तो उसका पुत्र होता है विद्युरक जिसको कहा जाता है। वो सम्राट घोषित होता है उसके बाद में, और इससे विवश होकर के प्रसेनजित अजातशत्रु से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए राजगृह जाता है, राजगृह गया में जाता है। लेकिन नगर के बाहर क्या होता है? श्रांत क्लांत प्रसेनजित की मृत्यु हो जाती है, और जो एक प्रकार से जो विरुदक है यानी कि जो विद्युधव हैं जो कि दासी का लड़का है, उसके पश्चात में यही गद्दी पर बैठता है। कौशल की शक्ति लेकिन क्षीण हो जाती है इसके बाद में, मगध ने कौशल को अपने राज्य में इसके बाद में शामिल कर लेता है। तो इस प्रकार से कौशल महाजनपद के बारे में मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से आप लोगों ने प्रश्नों को समझा। तो यहाँ पर 8 प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे जो दीर्घ उत्तर टाइप के प्रश्न हैं इन प्रश्नों के उत्तर को आप देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें बताने का प्रयास रहेगा। बाकी जो है आप इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक, और ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको टाइम टू टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूँ। ओके, तमाम प्रकार की वीडियो लाइव हमारे चैनल पर रात के 8 बजे और 9 बजे होती, तो आप लोग जरूर देखा करें। केवल 2 प्रश्न करने होते हैं दीर्घ उत्तरीय के। खंड सा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना होता है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों का विवेचन कीजिए। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं इनके बारे में आपको बताने के लिए प्रश्न जरूर एग्जाम में आएगा। इस प्रश्न को जरूर पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा। 11वां प्रश्न आपके समक्ष है, हर्यक राजवंश से नंद वंश तक मगध के साम्राज्य के विकास का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर पढ़िएगा। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पुष्यमित्र शुंग के जीवन वृत्त एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी देख लीजिएगा आप। इसके अलावा 13वां प्रश्न आपके समक्ष है। 13वां प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। या फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका इस वीडियो का यही है कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में, तो इस प्रश्न को जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। ओके,
और अगला लास्ट प्रश्न आपके समक्ष है, मौखारी वंश एक महान शासक के रूप में ईशान वर्मा जो है उनका उल्लेख कीजिए यानी मूल्यांकन कीजिए। तो इस प्रकार से तमाम सारे प्रश्न हैं जो कि मैंने आपको बताया। इन प्रश्नों के उत्तर पढ़ लीजिएगा। बाकी इन प्रश्नों के उत्तर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं जल्दी वीडियोस लाने का प्रयास करूंगा। ओके, बाकी होम साइंस का लेक्चर आप लोगों के समक्ष जो है ये आप देख लीजिएगा। ये वीडियो अवेलेबल हो चुकी होगी, 8 बजे से चल रही थी क्लास। इसको देखिएगा। सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ही है लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए भी महत्वपूर्ण चीज़ों को बताने का प्रयास किया गया, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा आप जो है मनोविज्ञान का वीडियो देख लीजिएगा। आज सुबह ही इसकी क्लास सुबह 8 बजे हुई थी। मनोविज्ञान बेसिक रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में इसमें बताया गया है, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, तो आप जरूर देखिएगा इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखित मॉडल पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑब्जेक्टिव का भी अवेलेबल है, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी दोनों। इसके अलावा मध्यकालीन इतिहास का देख लीजिएगा, कल वीडियो अवेलेबल हुई है, लिखित मॉडल पेपर है, इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर का यानी कि हिंदी साहित्य का दिए सेकंड सेमेस्टर में आपने हिंदी साहित्य लिया है तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है आप एक वीडियो ये जरूर देख लीजिएगा, बीए की तैयारी कैसे करनी है आपको, कैसे आपको सेकंड सेमेस्टर में टॉपर बनना है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में बताया गया, तो आप लोग ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने अपने अनुभव के हिसाब से और लगभग विभिन्न जो एक प्रकार से कॉपी चेक करने वाले लोग होते हैं, विभिन्न जो एक प्रकार से प्रोफेसर्स होते हैं, उनसे मैंने लगातार बात की, पूछा कि किस प्रकार से क्या चीज़ें होती हैं, आप नंबर किस आधार पर देते, तमाम प्रकार के मैंने गोपनीय रहस्य को लिया और इस वीडियो में बताने का प्रयास किया, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके अलावा जो है महासंग्राम वीडियो सोशियोलॉजी की देख लीजिएगा। कल आपकी सोशियोलॉजी रात 9 बजे से क्लास सोशियोलॉजी की मैं लगाऊंगा, तो कल रात 9 बजे आप सोशियोलॉजी क्लास जरूर अटेंड करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इसके अलावा फर्स्ट एड एंड हेल्थ वाला वीडियो देख लीजिएगा, ये सभी दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो सेट से मिल जाएंगी। फर्स्ट एड एंड हेल्थ का अलग से प्लेलिस्ट है, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सभी का प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस को देख सकते हो। ओके, इसके अलावा राजनीति शास्त्र का मॉडल पेपर लिखित वाला अवेलेबल है, आप इसको देख लीजिएगा। ओके, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा भूगोल यानी जियोग्राफी का अवेलेबल है, लिखित मॉडल पेपर, इसको भी देख लीजिएगा। इस प्रकार से सारे के सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर अवेलेबल, लिखित के, सैन्य विज्ञान का भी, मनोविज्ञान का भी, सभी का अवेलेबल, आप देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, धन्यवाद।